આદિવાસી પરિવાર દ્વારા જે વાતો કહેવામાં આવે છે એનાથી તમને એવું લાગતું છે કે આપણી સાથે જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એનું મૂળ કારણ કે આપણી સાથે જાણકારીનો અભાવ છે અને એ જાણકારીના અભાવના કારણે આપણે ભરાઈ ગયેલા અને આપણે સંગઠિત ન થઈ શક્યા। આદિવાસી પરિવાર દ્વારા એક એવો યુવાનો દ્વારા સામાજિક એક એવો સંગઠન ઊભું થયું કે હું તો એમ માનું છું કે આ કામ આપણે નથી કરી રહ્યા। આપણા પૂર્વજોની અંતરાત્માઓ એમની ઈચ્છા એમની આકાંક્ષા આપણી આસપાસ ભૂતેલાના રૂપમાં ફરી રહી છે અને એ આપણને આ પ્રેરણા આપી રહી મને લાગે છે। આદિવાસી સમાજ દ્વારા જે કંઈ પણ કાર્યક્રમ થાય છે એને ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ સમાજે કોઈ વેપારી વર્ગે ક્યારેય પણ કોઈને એની चिंता કરવાની જરૂર નથી। સમાજ એની સંસ્કૃતિનું કામ કરે છે એટલે જે ઘણા ખોટા ફેલાય છે આદિવાસી પરિવાર વિશે એ ક્યારેય કોઈ સ્વીકારવાના નથી। આદિવાસી પરિવારોથી અમે સિંગોરમાં કહીએ છીએ ભાઈઓ, જ્યારે અંગ્રેજો આપણા દેશમાં આવ્યા ત્યારે ભારતની અંદર બે પ્રકારના રાજા હતા, એક રજવાડા અને એક મુગલ સામ્રાજ્ય। રાજવાડાના મુગલો આવ્યા પછી બે થઈ ગયા, રજવાડા અને મુગલ સામ્રાજ્ય। તો અંગ્રેજોએ સૌથી પહેલા મુગલોને હરાયા અને जो रजवाड़े वाले राजा थे वो उनके अधीन थे। हमारी हिंदी पर थोड़ी पकड़ बाजार से हिंदी पर आवे। रजवाड़े वाले उनके अधीन थे, इसलिए रजवाड़ों ने उनकी अधीनता स्वीकारी और ये रजवाड़े वाले ये बोलते थे कि जो आदिवासी है वो हमारे अधीन है। तो अंग्रेजों ने मान लिया और अंग्रेजों ने मानने के बाद उन्होंने माना कि अब सभी इस देश में हमारे गुलाम हैं। तो अंग्रेज लोगों ने जैसे ही इस देश में कानून बनाना शुरू किया, आदिवासी इलाकों में जाने लगे और जंगल जमीन पर कब्जा करने लगे, तब आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किए और इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में महिला ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, युवा ने योगदान दिया। तो वह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। यानी पहले जो लोग लड़ते थे वो केवल आदमी लड़ते थे और आदिवासी लड़ते थे तो उसमें बच्चे भी होते थे, बूढ़े भी होते थे, महिलाएं भी होते थे, यानी कि जन आंदोलन के रूप में लड़ते थे। तो अंग्रेज लोगों ने ये देखा कि ये लोग क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन पीछे हट रहे नहीं है। तो अंग्रेज लोगों ने सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा, तभी इस इलाके में शांति और व्यवस्था बन सकती है और हम लोग शांति से राज कर सकते हैं। तो अंग्रेज लोगों ने हमारा अध्ययन शुरू किया, हमारी पढ़ाई शुरू की और हमारी पढ़ाई शुरू करने के लिए उनको हमारी बोली भाषा को पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा। हमारी बोली भाषा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उनको हमारी समाज व्यवस्था समझ में आई और उन्होंने आदिवासी इलाके में से रजवाड़ा को नाबूद कर दिया। 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनने के बाद इस इलाके को बैकवर्ड एरिया कहा गया और वही इलाका बाद में बदलते बदलते शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना। उसके बाद संथाल आंदोलन, जिसमें 10 से 12 हजार आदिवासी मारे गए, एक ही परिवार के 6 भाई बहन मारे गए, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फुलू और जानू, इतने सारे मारे गए। उस आंदोलन की वजह से हमारा संथाल परगना टेरेंसी एक्ट आया और उसके बाद 1919 से मॉन्टेक रिसर्च पर आधार पर एडिनियन आया, उसमें आदिवासी इलाके को 2 भागों में बांटा, होली एक्सुलेंट एरिया और पास्चुल एक्सुलेंट एरिया। उसके बाद 1935 में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद अंतिमतः 5वीं अनुसूची की ड्राफ्टिंग अंग्रेज लोगों ने किया और वही जयपाल सिंह मुंडा की वजह से संविधान सभा में आया। तो 5वीं अनुसूची का अधिकार किसने दिलाया? जयपाल सिंह मुंडा की वजह से संविधान सभा में आया। अंग्रेजों ने ड्राफ्टिंग क्यों किया था? हम लड़े थे, हमने उनसे लिया था, हमने उनसे छीना था, अंग्रेजों ने हमको खैरात में नहीं दिया था। और इसी बात को लेकर अंग्रेजों ने 5वीं अनुसूची के बाद रजवाड़ों को हमारे इलाकों में नाबूद कर दिया, क्योंकि रजवाड़े वाले मानते थे कि आदिवासी हमारे अधीन है, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि व्यवहार में आदिवासी उनके अधीन नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने पता लगाया कि क्यों नहीं है, तो उनको पता चला कि ये जो आदिवासी है वो आदिवासी दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति, सर्वोत्तम मानव मूल्य वाली संस्कृति के लोग हैं। उनको जो रजवाड़े वाले को यहाँ अधिकार दिया तो आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसीलिए आदिवासियों को बचाने के लिए उन्होंने रजवाड़ों को अधिकार विहीन किया और इसी वजह से हमारे इलाके में जो रजवाड़े वाले थे उनका शासन था वो खत्म हो गया। जब पानी के अधिकार खत्म हो गए, उनके जंगल के अधिकार उनके खत्म हो गए और जमीन के अधिकार उनके खत्म हो गए। और इसी वजह से 5वीं अनुसूची का सबसे बड़ा अधिकार है, उसे कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस।
स्वायत्त शासन का अधिकार, और इसी वजह से हमारा पंचायत का सरपंच से लेके एमपी तक, एमएलए तक हमारा आदिवासी है। इस अधिकार की रक्षा नहीं होती है तो आदिवासी उनका विरोध करते हैं, बाकी आदिवासी कभी किसी नेता का विरोधी नहीं है, ये भी बात याद रखना है सबको। दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी इलाके में गैर आदिवासी आदिवासी पर राज नहीं कर सकता है, और दूसरा उसका मतलब होता है कि आदिवासी उन पर राज कर सकता है। फिर भी उससे आगे, उसके बाद मॉन्टेग रिसर्च मैंने बताया, उससे आगे ये 5वीं अनुसूची की बात चल रही है, तो दूसरा उसका अधिकार है राइट ऑफ ओनरशिप, जमीन का अधिकार। उसके वजह से ये जमीन का अधिकार है, उसमें कहा गया कि आदिवासी इलाके की जमीन कोई खरीद नहीं सकता है, न राज्य सरकार की है न केंद्र सरकार की है, जमीन पूरी आदिवासियों की है। ये जितने भी रोड रास्ते सब बने वो आदिवासी की जमीन पर बने हुए, आज भी उसका खाता हमारे पास है, उसे कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। ये सब अधिकार हमारे, और आदिवासी इसलिए बोल रहा हूं कि जो भाई गैर समझ फैला रहे हैं कि आदिवासी परिवार किसी का विरोधी है, आदिवासी ये बात करता है, संस्कृति की बात करता है, अधिकार की बात करता है, कभी किसी का विरोध नहीं करता है। लेकिन वो लोग ये गलत मैसेज फैला रहे थे आदिवासी परिवार ये सब बातें सबको छोड़ देने, ये बात आपको हमको रखनी, इसलिए मैं यहाँ तक रखता हूँ। लेकिन ये बात यहाँ पर बोलने इसलिए जरूरी थी कि आज सिंगपुर में बहुत दुकानें हमने बंद देखी, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज हमारी संस्कृति के लिए करता है, किसी का विरोध नहीं करता है, ये सबको समझना है। और जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।